को डिकोड करने वाले हैं, मतलब उसकी प्रस्तावना। ये सिर्फ एक पन्ना है, लेकिन इसमें पूरे देश का, आप कह सकती हैं, कोड छिपा है, उसका चरित्र और उसके सपने। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इस एक पन्ने के हर शब्द की चीरफाड़ करते हैं, और आज हमारा मिशन है ये समझना कि ये कोड लिखा कैसे गया, इसके सबसे शक्तिशाली शब्द क्या है, और क्या इस कोड को कभी बदला भी जा सकता है। और ये मिशन बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जैसा कि महान कानूनविद नेपालस्कीवाला ने कहा था, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। पहचान पत्र? हाँ, ये महज एक परिचय नहीं है, ये एक वादा है, एक संकल्प है जो भारत के लोगों ने खुद से किया था। ये वो आईना है जिसमें हमें देखना चाहिए कि हम एक राष्ट्र के रूप में कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए इस पहचान पत्र को, इस संकल्प को खोलकर देखते हैं, इसकी एक एक परत को समझते हैं। सबसे पहले तो ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब एक प्रस्तावना के साथ संविधान शुरू करने का? हाँ। तो देखिए, ये प्रेरणा हमें मिली अमेरिकी संविधान से। अच्छा। वही थे जिन्होंने सबसे पहले एक प्रस्तावना के साथ शुरुआत की, और फिर ये एक तरह का ग्लोबल ट्रेंड बन गया। अच्छा। लेकिन हमारी प्रस्तावना की असली जड़ें वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प में। अच्छा, जो उन्होंने संविधान सभा में पेश किया था। बिल्कुल, वो एक तरह से उस इमारत का ब्लूप्रिंट था जिसे हम बनाने जा रहे थे। तो ये ब्लूप्रिंट हमें बताता क्या है? मैंने पढ़ा है कि प्रस्तावना को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जो 4 बुनियादी सवालों के जवाब देती है। हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका है इसे देखने का। पहला सवाल, असली बॉस कौन है? शक्ति का स्रोत क्या है? और प्रस्तावना इसकी शुरुआती एक धमाके से करती है, हम भारत के लोग। ये तो बहुत शक्तिशाली लाइन है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। इसका मतलब है कि संविधान को शक्ति किसी राजा, किसी भारी ताकत या संसद से नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता से मिलती है। ये अपने आप में क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए, मतलब सारी पावर जनता के हाथ में। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, भारत एक देश के तौर पर होगा कैसा, उसका चरित्र क्या होगा? अच्छा। और यहाँ हमें वो 5 जादुई शब्द मिलते हैं, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये शब्द भारत की प्रकृति को परिभाषित करते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल? तीसरा है, इस संविधान का मकसद क्या है, ये हासिल क्या करना चाहता है? और इसका जवाब है, इसके आदर्श। न्याय, स्वतंत्रता। हाँ, सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता सुनिश्चित करना। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो मंजिलें हैं जिनकी तरफ हमें लगातार बढ़ते रहना है। और चौथा तो सीधा साधा है, तारीख। हाँ, चौथा घटक है वो ऐतिहासिक तारीख जब हमने इस संविधान को अपनाया, 26 नवंबर 1949। तो ये 4 स्तंभ हो गए। हाँ। लेकिन असली जान तो उन शब्दों में है जिन पर ये स्तंभ टिके हैं। संप्रभु, समाजवादी, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, पर इनका जो गहरा मतलब संविधान में छिपा है वो कमाल का है। बिल्कुल। संप्रभु से ही शुरू करें तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम अपने फैसले खुद लेंगे। एकदम, कोई बाहर वाला हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है। भारत ना तो किसी दूसरे देश पर निर्भर है और ना ही किसी का गुलाम। हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से आजाद हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य बने रहने का फैसला किया, जिसका मुखिया आज भी ब्रिटिश क्राउन है। हाँ। तो क्या इससे हमारी संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आई? ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये सवाल उस समय भी बहुत उठा था, लेकिन स्रोत साफ करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक स्वैच्छिक समझौता है। अच्छा, एक क्लब की तरह? बिल्कुल, एक क्लब की तरह। भारत अपनी मर्जी से इसका सदस्य और जब चाहे इसे छोड़ सकता है। ये किसी भी तरह से भारत के फैसलों पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए हमारी संप्रभुता पूरी तरह से अक्षुण्ण है। एक मिनट, यहाँ एक बात है जो मुझे हमेशा चौंकाती है। आज भारत की पहचान से जुड़े 2 सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये असल में ओरिजिनल प्रस्तावना में थे ही नहीं। ऐसा कैसे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और ये एक बहुत ही जरूरी ऑब्जर्वेशन है। मतलब क्या संविधान बनाने वाले ऐसा भारत नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ये शब्द मूल दस्तावेज का हिस्सा नहीं थे, ये सच है। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी की सरकार के समय। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे संविधान निर्माता इन सिद्धांतों के खिलाफ थे। ये सिद्धांत पहले से ही संविधान के अंदर मौजूद थे। कहाँ पर? मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, बस उन्हें प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया था। तो ये संशोधन एक तरह से उस बात को जाहिर करने के लिए था जो पहले से ही संविधान की भावना में मौजूद थी। काफी हद तक हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि भारत का समाजवाद किस तरह का है।
ये सोवियत संघ वाला साम्यवादी समाजवाद नहीं है। जहाँ सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है। सही। हमारा मॉडल लोकतांत्रिक समाजवाद का है। इसका मकसद है गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना। इसीलिए भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और पंथ निरपेक्षता का भी हमारा अपना एक भारतीय संस्करण है ना? हाँ, बिल्कुल। ये पश्चिम के मॉडल जैसा नहीं है, जहां राज्य और धर्म के बीच एक दीवार होती है। हाँ। भारत का मॉडल सकारात्मक है। यहाँ राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान और समर्थन देगा। हमारे अनुच्छेद 25 से 28 इसी की गारंटी देते हैं। ठीक है। अब आते हैं उन दो शब्दों पर जो हमेशा साथ साथ सुनाई देते हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य। मुझे लगता है कई लोग इन्हें एक ही चीज समझते हैं, पर इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। हाँ, और ये फर्क बहुत गहरा है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि पावर किसके हाथ में है? जनता के। हाँ, जनता के। हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं, जहां हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। बिल्कुल। यानी ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को मानती हो। मतलब सिर्फ वोट डाल देना ही लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल। समाज में भी बराबरी और आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर गणराज्य का क्या मतलब हुआ? गणराज्य का लेना देना इस बात से है कि देश का मुखिया कौन है। अच्छा। इसका मतलब है कि राज्य का प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसका पद वंशानुगत हो। देश का मुखिया यानी हमारा राष्ट्रपति चुना जाएगा। अच्छा, जैसे ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है पर गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां आज भी राजशाही है। एग्जैक्टली, यही फर्क है। गणराज्य का एक और मतलब है कि देश के सभी सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए खुले हैं, बिना किसी भेदभाव के। तो ये तो हो गया देश का चरित्र, लेकिन प्रस्तावना सिर्फ यही नहीं बताती, वो कुछ महान लक्ष्य भी तय करती है। बिल्कुल, एक मिशन स्टेटमेंट की तरह। और ये लक्ष्य हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार भी हमने दुनिया की महान क्रांतियों से लिए हैं, जैसे न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये कहाँ से आया? ये प्रेरणा हमें 1917 की रूसी क्रांति से मिली। सामाजिक न्याय यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय मतलब अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव न हो। और राजनीतिक न्याय मतलब सबको वोट देने और चुनाव लड़ने का बराबर हक। एकदम सही। और स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तो फ्रांस की क्रांति है। हाँ, ये तो जाहिर है फ्रांस की क्रांति का नारा है। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करने की आजादी नहीं है, बल्कि खुद का विकास करने के मौके मिलना, वो भी कानून के दायरे में। और बंधुता यानी भाईचारा, ये सुनने में बहुत भावनात्मक लगता है, पर संविधान के लिए इसका क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा महत्व है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समानता खोखली हैं। भाईचारे की भावना ही है जो दो चीजें सुनिश्चित करती है। एक, हर व्यक्ति की गरिमा, उसका सम्मान। हाँ, और दो, देश की एकता और अखंडता। और यहां भी अखंडता शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के जरिए ही जोड़ा गया था। इन सब भारी भरकम शब्दों और महान आदर्शों को सुनकर एक सवाल मन में आता है। ठीक है, ये सब बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, पर इस एक पन्ने की कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये सिर्फ एक सुंदर सा घोषणा पत्र है, या इसके पीछे कोई कानूनी ताकत भी है? यही तो $1 मिलियन का सवाल है, और इस सवाल ने सुप्रीम कोर्ट को दशकों तक उलझाए रखा। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ यहीं से आता है। अच्छा। शुरू में 1960 के बेरूबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह संविधान के निर्माताओं का मन समझने की चाबी तो है, पर यह घर का हिस्सा नहीं है। अरे, मतलब इसे बस एक सुंदर कवर पेज बता दिया, किताब का हिस्सा नहीं माना। बिल्कुल। इसे कानूनी तौर पर कोई ताकत नहीं दी गई। तो फिर क्या हुआ? फिर 13 साल बाद 1973 में भारतीय कानून के इतिहास का सबसे बड़ा केस आया, केशवानंद भारती मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 13 साल पुराना फैसला 180 डिग्री घुमा दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हमसे गलती हुई। प्रस्तावना सिर्फ कवर पेज नहीं, बल्कि इस घर की नींव है, इसकी आत्मा है, ये संविधान का एक अभिन्न अंग है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये भारतीय कानून की दुनिया में एक भूचाल जैसा था। तो मतलब 1973 से प्रस्तावना आधिकारिक तौर पर संविधान का हिस्सा बन गई। तो फिर अगला सवाल ये है कि अगर ये हिस्सा है,
तो क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है? हाँ, ये अगला तार्किक सवाल था और केशवानंद भारती मामले ने इसका भी जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त ये थी कि आप संविधान की मूल विशेषताओं या मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर। इसे ऐसे समझिए कि आप घर में मरम्मत करवा सकते हैं, नया पेंट करवा सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। प्रस्तावना उस नींव का हिस्सा है। तो इसी सिद्धांत के तहत जब 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए तो उन्हें वैध माना गया। एकदम, क्योंकि कोर्ट ने माना कि ये शब्द जोड़ने से संविधान की नींव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रस्तावना में आज तक सिर्फ और सिर्फ यही एक बार संशोधन हुआ है। यहाँ एक और पेच है। स्रोत ये भी बताते हैं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो है, पर ये गैर न्यायिक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा, मतलब अगर आपको लगे कि सरकार बंधुता नहीं बढ़ा रही या आर्थिक न्याय नहीं दे पा रही, तो आप इस आधार पर सरकार पर केस नहीं कर सकते। तो फिर इसका फायदा क्या? ये एक दिशा दिखाने वाले तारे की तरह है। कानून का हंटर नहीं, ये सरकार को उसकी शक्तियां नहीं देती और ना ही उसकी शक्तियों पर रोक लगाती है। ये एक मार्गदर्शक है। तो हमने प्रस्तावना के शब्दों को डिकोड किया, उसके पीछे की क्रांतियों की प्रेरणा को समझा और सुप्रीम कोर्ट में उसकी नाटकीय यात्रा को भी देखा। ये साफ है कि ये सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र का नैतिक कंपास है। बिल्कुल, ये उन मूल सिद्धांतों और मूल्यों का सार है जिन पर हमारा राष्ट्र खड़ा है। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह के भारत का सपना देखा था। ये एक ऐसा वादा है जो भारत के लोगों ने खुद से किया था। जाते जाते एक विचार, प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो वादा है वो बहुत गहरा है। आज संविधान अपनाने के 7 दशक से भी ज्यादा समय बाद ये सोचने वाली बात है कि हम एक राष्ट्र के रूप में इस वादे को पूरा करने में कहाँ तक सफल हुए हैं और आगे की राह में ये प्रस्तावना हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकती है। नमस्कार, आज हम भारत के